हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है विजन आईएएस का जो इन्वायरमेंट का 365 है उसके हमने 3 हिस्से कवर कर लिए हैं। चौथा जो हिस्सा है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट को। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला न्यूज़ आइटम है कार्बन न्यूट्रल पंचायत के बारे में, यानी कि भारत में जो जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत है ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, दो कीवर्ड्स दिए गए हैं, एक है कार्बन न्यूट्रलिटी और दूसरा है कार्बन संचयन यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है। लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया था भाई ब्लू कार्बन क्या है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं, मान के चलिए कि हमारे पास एक बाइक है या एक कार है, उससे हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं हमने उतने ही मात्रा के अगर फॉरेस्ट लगा लिए, वन लगा लिए, अगर हमने उतनी मात्रा का जंगल बना लिया कि जितने मात्रा हमने कार्बन की उत्सर्जित की उतनी ही हम अवशोषित कर लें, तो वो चीज़ कहलाई जाती है कार्बन न्यूट्रलिटी। टेक्निकल लाइन में बोला जाए तो भाई कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जित करने और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच जो संतुलन बनाना है वही चीज़ कहलाई जाती है कार्बन न्यूट्रलिटी। फिर कार्बन संचयन की बात करें, देखिए अब जो एटमॉस्फेयर में है एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है या एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे कार्बन है उसको हम हटाएं और उसका स्टोरेज वगैरह अगर हम कर लें तो वो एक प्रकार का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाया जाता है, यानी कार्बन संचयन कहलाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम हमारे सामने है वो है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि भाई ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अभी भी जलवायु परिवर्तन की वजह से हमको अलग अलग बदलाव तो देखने को मिलते ही हैं, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स एक ऐसी लिमिट्स है कि अगर हम उस लेवल में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो परिवर्तन होंगे वो बहुत ही व्यापक लेवल पर परिवर्तन होंगे। अगर इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, शुरुआत में जो जानकारी दी गई है तो इसमें इन्फॉर्मेशन ये आई कि वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में जो कॉन्गर आइस सेल्फ है, यानी कि जो आइस का पूर्वी अंटार्कटिका महाद्वीप में जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे कॉन्गर आइस सेल्फ जो है वहां पर एक टूटते हुए उसका मूल्यांकन किया हुआ है, ग्लेशियर्स का मूल्यांकन किया हुआ है। अब देखिए हो क्या रहा है कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से आप अंटार्कटिका में पाएंगे कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स के टुकड़े अलग हो रहे हैं और वो पिघल रहे हैं जिसके समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो इसी को इसको जोड़ के क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। अब इसका कारण क्या है, तो भाई ऐसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों में इस तरीके से तापमान में वृद्धि देखी जाती है और जो भी इस तरीके के ग्लेशियर्स हैं उनमें पिघलने की समस्या देखी जाती है। तो ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं। साथ ही इसी शोध में ये भी बताया गया है कि नई शोध के अकॉर्डिंग कि अंटार्कटिका में 2060 तक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के करीब पहुंच जाएगा, यानी कि 2060 में हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे अगर जलवायु परिवर्तन इसी गति से होता रहा कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा, यानी कि वहाँ के बाद से जो परिवर्तन होंगे वो बहुत ही व्यापक होंगे, बहुत ही विनाशकारी होंगे। फिर यहाँ पर 8 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, 9 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जिनको हम क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के तौर पर हमने रेखांकित किया हुआ है। तो पहला अमेजोन के वर्षा वन है जहां पर बार बार सूखा वगैरह की पड़ने की समस्या अब देखी जा रही है। दूसरा आर्कटिक का हिमावरण है, जो ऊपर आर्कटिक महाद्वीप है वहां पर हिमावरण के पिघलने की घटना देखी जा रही है। फिर अटलांटिक परिसंचरण को लेके यहाँ पे जो अटलांटिक महाद्वीप है यहाँ के परिसंचरण की रफ्तार धीमी हो रही है। चौथा बोरियल वन है उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। फिर पांचवा जो है जो प्रशांत महासागर है, वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाल भित्तियों के ऊपर देखा जा रहा है कि उनके जो जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। फिर जो छठवां जो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है वो हमने ग्रीनलैंड की हिमावरण को हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ की भी जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। सातवां हमने जो ये साइबेरिया वाला रीजन है, रूस के ऊपरी हिस्सा जो है वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट यानी कि ऐसी सतह जो बर्फ से ढकी हुई है पृथ्वी की, वो परमाफ्रॉस्ट कहलाई जाती है। तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से बर्फ पिघल रही है। आठवां जो पॉइंट है वो पश्चिम अंटार्कटिका हिमावरण के पिघलने की बात करता है, उस पॉइंट को हमने रेखांकित किया हुआ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के तौर पे। और नौवां जो पॉइंट है वो बिलिक्स बेसिन के तौर पे है, जो कि पूर्वी अंटार्कटिका की तीव्र गति से हिमावरण की हानि हो रही है उसको रेखांकित करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आर्टिकल है वो ग्रीन वॉशिंग से संबंधित है। इसके ऊपर लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ग्रीन वॉशिंग है क्या। तो पहले सुर्खियों में ये मुद्दा क्यों आया हुआ है, तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने ग्रीन वॉशिंग
के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण का आह्वान किया है। तो पहले हम ग्रीन वॉशिंग को समझते हैं, उसके बाद फिर ये वाली लाइन जो है क्लियर हो पाएगी। देखिए, हमने देखा है, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है कि हर कंपनी को अपनी प्रतिबद्धता एक दोहरानी होती है, वो कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करे। अब कोई कंपनी है वो ऐसा काम नहीं कर रही है, लेकिन वो ऐसा दिखा रही है कि हम जो है इन्वायरमेंट पैमाने पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो ग्रीन वॉशिंग करी जा रही है। यानी कि ये दिखाने के नाम पे कि हम पर्यावरण फ्रेंडली हैं या इको फ्रेंडली हैं, उसके आधार पे बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। इसी को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। तो ऐसा करके क्या करते हैं कई बार कि जो फंड्स वगैरह होते हैं वो पर्यावरण अनुकूल फंड के नाम पे पैसा ले लेते हैं। तो रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने बोला है कि जो ग्रीन फाइनेंसिंग होती है, यानी कि जो ऐसी कंपनियां हैं जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए काम करती हैं, उनके लिए जो फंडिंग दी जा रही, तो उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। अदरवाइज ऐसी कंपनियां ग्रीन वॉशिंग का काम कर रही हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। तो हमारे लिए देखने वाली बात इतनी ही थी। बाकी ये जनरल चीज़ें ये हैं कि झूठ बोलना, ऐसा करना, कोई सबूत ना देना कि पर्यावरण के बारे में हमने बात तो कही कि हाँ भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। फिर हिडन ट्रेड ऑफ की बात करी गई है। फिर यहाँ पर और जो असंबद्धता की बात है, कम हानिकारक। तो कुल मिला के ये उपाय हैं कि इस तरीके से ग्रीन वॉशिंग के प्रकार होते हैं, अलग अलग ग्रीन वॉशिंग करी जाती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ऐसी तो संभावना अब जो है डायरेक्टली कम है, आता है तो हमने समझ लिया है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आइटम है वो कीलिंग कर्व के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कीलिंग कर्व है क्या, या कीलिंग कर्व ये किससे संबंधित है, या कीलिंग कर्व का क्या मतलब। तो देखिए, जो अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहाँ पर मोना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी है। तो ये क्या करती है कि ये CO2 और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका मापन करती है। इसने और इसका मापन कौन करवाता है, तो अमेरिका का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, NOAA, ये काम करता है। ये जो कीलिंग कर्व है ये 1958 से ही वैश्विक वायुमंडलीय CO2 सांद्रता का दैनिक रिकॉर्ड रखने वाला एक स्थल है, MLAVO। ये एक प्रकार की लेबोरेटरी है जो कि हवाई में है, और ये किसके द्वारा संचालित होती है, NOAA जो डिपार्टमेंट है US का, इसके द्वारा है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है इसका रिकॉर्ड रखती है। अब ये कैसे काउंटर करते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कि एक साइड जो है इसकी सांद्रता बताते हैं कि कितनी बढ़ गई है, और दूसरी साइड ईयर बताते हैं। इन्हीं दोनों के बीच पे इसको कीलिंग कर्व कहा जाता है। इसके साथ ही न केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी ये बात करती है। और ये कीलिंग कर्व जो है ये चार्ल्स डेविड कीलिंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर आगे जो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और कुछ इंडेक्स की बात करी गई है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो हम इनको देखते हैं। पहला हमारे सामने यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा जारी की जाती है। इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो देखिए, चरम मौसम के नाम पे तापमान है और एक चरम मौसम है। फिर ओशन के नाम पे महासागरीय ऊष्मा, महासागरीय अम्लीकरण, और फिर समुद्र के नाम पे समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र बर्फ हिमनद। चूंकि ये क्या है, WMO के द्वारा रिपोर्ट जारी करी जाती है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसलिए हमने इसके क्राइटेरिया भी देख लिए। फिर यहाँ से चलते हैं, इसने कुछ इन्फॉर्मेशन जो बताई हुई है वो इन्फॉर्मेशन तो उतनी काम की हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसने बताया कि भाई ये समुद्र स्तर में 2021 में एक नए रिकॉर्ड स्तर पे जो समुद्र स्तर है, वैश्विक औसत जो समुद्र स्तर है, इसमें प्रतिवर्ष जो है बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। और 2013 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 4.5 मिलीमीटर की वृद्धि हमको देखने को मिली है। यहाँ पर यह भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई विश्व मौसम विज्ञान संगठन है क्या। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो चीन है, वियतनाम हो, फिलीपींस है, ये सबसे ज़्यादा सुवेद जो है क्षेत्र है इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पर जल भराव यानी कि जो जहाँ पर सी लेवल है उसमें बढ़ोतरी की समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। फिर अगर WMO की बात करें तो ये 1950 में बनाया गया था, और इसके पहले जो 1873 से एक संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, ये एक प्रकार से उसको रिप्लेस करके उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो ये जो ग्लोबल लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना है, उसके लिए समन्वय बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है, बेहतरी के लिए काम करना है, यही इसके कॉमन उद्देश्य होते हैं। मेंबर्स की कंट्री की बात करें तो 193 इसके मेंबर हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
कुछ रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं कि विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस जो है इसका एक सर्वोच्च निकाय है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। सॉरी, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट बोल दिया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये इसका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये इसका एक सर्वोच्च निकाय है जो आयोजित किया जाता है साल में। और दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज एजेंसी भी है। नेक्स्ट फिर जो हमारे सामने न्यूज आइटम है, हमारे सामने ये नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड जो है वो ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम यानी कि GOOS रिपोर्ट कार्ड 2022 की बात करी है। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, जारी करता है इसका कौन है? तो भाई यूनेस्को का जो अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग है और GOOS के अन्य भागीदारों के साथ साझेदारी में ये जारी किया जाता है। और ये जो है यहाँ पर GOOS की बात करी गई है, तो ये GOOS है, ये जो ओशन से संबंधित जो महासागरीय डेटा है उसके पर्यवेक्षण से संबंधित, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग से और विश्लेषण के लिए एक प्रकार की स्थायी परमानेंट स्थायी जो है ये एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो ये डेटा कलेक्ट करता है, मॉडलिंग करता है और एनालिसिस वगैरह करता है। एक और बात यहाँ पे इसने रेखांकित करी है, पहली बार जैविक पर्यवेक्षणों पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है और प्रणाली में निहित खामियों की पहचान की है। बस इतनी सी बात हमको देख लेनी है। इसके बाद फिर ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका भी जो जारी करता है वो यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO प्रतिवर्ष इसको जारी करता है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ये कुल मिला के जो 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में हमको बताता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। यहाँ पर ये भी बताया है इसने 2030 तक उत्सर्जन 2010 के स्तर 10.6% वृद्धि होगी। अब देखिए ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, अलग अलग बताते रहते हैं कितना वृद्धि होगी, इतनी कमी होगी, तो उस ज़्यादा मायने नहीं, कोई बड़ी जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन उससे आया तो हम फिर देख लेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर जो हमने रिपोर्ट की यहाँ पर बात करी थी, रिपोर्ट कार्ड की बात करी थी, वहाँ पे इस वाले साइड वाले राइट वाले जो बॉक्स में WMO का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो जो यूनेस्को के अंदर अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग है उसके सहयोग से जारी करी जाती है। तो ये WMO शायद यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया वो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर यानी कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, तो ये कौन रिलीज करता है? तो भाई ये विश्व बैंक रिलीज करता है। बस इतना ही जान लो, प्रॉब्लम बस समस्या ये है और इसके निष्कर्ष ये है कुल मिला के ये रिपोर्ट क्यों जारी करी जाती है कि हमारे यहाँ पर क्या है, अब हीट वेव्स की समस्या बढ़ रही है, यहाँ पर लू की समस्या एक प्रकार से बढ़ रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग के लिए किस तरीके से काम किया जाए या कितनी मांग वगैरह उसको ये रेखांकित करता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आइटम है वो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एन एजेंडा फॉर एक्शन, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एन एजेंडा फॉर एक्शन की बात करता है। इसको भी जारी करता कौन है? इसका भी जारी करता जो है विश्व बैंक है। देखिए ये जो एजेंडा है ये विश्व बैंक समूह की जो कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पर, उसके परिणाम को बेसिस पर तैयार किया जाता है। और इसका उद्देश्य ये होता है भाई कि जो जलवायु परिवर्तन और विकास संबंधी मुद्दों को एक प्रकार से एकीकृत करने का काम ही करता है। बस इतना सा देख लेना है कि ये एजेंडा किसने दिया था, ये काम हो गया। ये CCDR के बारे में बात में है कि भाई ये विश्व बैंक समूह के द्वारा रिलीज किया जाता, बस हो गया इसका काम। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने रिपोर्ट है वो NDC सिंथेसिस रिपोर्ट है, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। तो ये जो NDC सिंथेसिस रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो ये UNFCCC के द्वारा रिलीज की जाती है और ये इस श्रृंखला की दूसरी रिपोर्ट है। ये क्या बताती है? देशों द्वारा की गई जलवायु संबंधी जो प्रतिबद्धताएं हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में और उनके उत्सर्जन के बारे में उनका क्या प्रभाव वगैरह है उसका सारांश प्रस्तुत करती है। बस यही चीज़ जो है हमारे काम की है इसमें से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने एक और रिपोर्ट है, एक प्रकार के ऐसे के टॉपिक्स जैसा है कि इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी, यूटोपिया एंड द न्यू ग्रीन वेव। तो ये इसके बारे में, इसको कौन रिलीज करता है? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसको रिलीज करता है। बस यही चीज़ हमको देख लेनी है। ये ऐसे टाइप की जो बड़ी रिपोर्ट है ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की जो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट है, इसको कौन रिलीज करता है? तो इसमें और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर तो है ही, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियन है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है और अन्य है। देखिए जब ऐसे ज़्यादा नाम हो जाते हैं तो क्वेश्चन संभावना कम होती है। ये जो मेन फिर जो बॉडी होती है, मेन NGO वगैरह जो होता है वो इसके बारे में बात करता है। तो ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है
ये एक प्रकार का स्वतंत्र विश्लेषणात्मक समूह है जिसमें क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन इत्यादि शामिल है। ये वाली बात हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने एक और रिपोर्ट आ जाती है वो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, CTR। ये इसको कौन जारी करता है? तो ये जो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है वो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जारी करी जाती है। और जो G20 के देश हैं, जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादातर जो जितने भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इसका हिस्सा हैं, तो जो ज़्यादातर जो उत्सर्जन वगैरह करते हैं तो उनके मामले में रेस टू द टॉप के बारे बताती है ये। और एक प्रकार की ये कुल मिलाकर क्या है, प्रोत्साहन का काम करती है कि ये बढ़ चढ़कर ये देश हिस्सा लें। फिर नेक्स्ट जो रिपोर्ट हमारे सामने हो वो है वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट 2022। ये किसकी रिपोर्ट है? ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट है। तो जारी करता है इसका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी बात करें GCP की, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनकी साझेदारी से इसको बनाया गया था। जैसे कि इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम है, फिर इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज, और फिर WCRP वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटीज। ये इनकी साझेदारी से इसको बनाया गया था। इसका लक्ष्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक जो कार्बन चक्र है उसका पूरा मानचित्रण करना है और एक प्रकार से उस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रकार से इनडायरेक्टली इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने इंडेक्स आ जाता है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जारी करता कौन है? कौन इसको जारी करता है? जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये भारत सहित 59 जो और भी देश हैं उनके जो है एक प्रकार से उनके द्वारा जो है क्लाइमेट जो उनके क्लाइमेट मानदंडों को लेकर उनका जो परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन करता है। और ये 4 चीज़ों को शामिल करता है: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग, और फिर जलवायु नीति। तो ये 4 पैमाने के आधार पर इसको चेक करता है। फिर ये जो है विभिन्न देशों द्वारा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को भी ये ट्रैक करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। उनने जो अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, उसको लेके क्या अपडेट उनने क्या अभी तक प्रोग्रेस की है, तो उसको ट्रैक करने का काम करता है। देखिए इसमें ये जो इंडेक्स आता है ना, तो इसमें शुरू के जो 3 स्थान है वो खाली छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका ये मानना है कि भाई कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूर्णतः अभी उन मानदंडों को अपना रहा हो। चौथा स्थान जो है डेनमार्क को दिया गया है और भारत की 2 स्थानों में प्रगति करते हुए भारत इसमें 8वें स्थान पे है, यानी कि भारत एक अच्छी स्थिति में। फिर इसके बाद जो एक और नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे सामने वो है कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट है। तो ये किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो ये कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन के जो सचिवालय है उसके द्वारा जारी करी जाती है। और ये एक प्रकार की स्वैच्छिक पहल है जिसमें सरकार है, कॉरपोरेट घराने, व्यावसायिक संगठन है, नागरिक समाज है और शिक्षा जगत के नेतृत्व को साथ में लेके आती है ताकि हमको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मदद मिले और एक लीडरशिप तैयार किए सके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे सामने, देखिए ये जो रिपोर्ट है इनके अंदर की इन्फॉर्मेशन उतनी बड़ी ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट्स नहीं है, इसलिए मैं सीधे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, आप इतना ही तैयार कर लो। अदरवाइज फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो कम है, क्योंकि ये 4% है, 3% है, 10% है, ये बार बार बात करी जा रही। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हमने टारगेट देख लिए कि भाई UNFCCC के क्या टारगेट हैं, CBD के क्या टारगेट हैं, UNCCD के क्या टारगेट हैं, वो हम देखेंगे। ये रिपोर्ट छोटे छोटे के नहीं, उनकी कोई समिट वगैरह हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, तो उसमें से क्या निष्कर्ष निकला वो चीज़ हमको तैयार कर लेनी। इसके बाद जो है विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट है। तो ये क्या काम करती है? ये संयुक्त रूप से यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि जो IUCN के द्वारा जारी करी जाती है। इसमें जो यूनेस्को की साइट्स हैं तो वहाँ पर जो बर्फ वाला एरिया है, ग्लेशियर्स वाला एरिया है, तो ये उसको एक प्रकार से रेखांकित करती है। इसके जो निष्कर्ष हैं इसमें क्या है कि ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में उसमें से 50 स्थलों पर इसने हिमनदों के तौर पर उसका पता लगाया है, कुल मिला के वहाँ पे हिमनद थे, ताकि इस तरीके से भी हम जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के माध्यम से भी पर्यावरण को संरक्षण के लिए हम काम कर सकें, कंजर्वेशन के लिए काम करें। इसने ये भी बात बताई कि 2050 तक जो विश्व धरोहर स्थल के जो भी ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर 1/3 हिमनद जो है समाप्त हो जाएंगे। तो ये इसके निष्कर्ष थे। तो ये याद रखना है कि यूनेस्को और IUCN के द्वारा संयुक्त तौर पर जारी करी जाती है विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट। फिर इसके बाद एक और बात करें कि यह है जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त, जलवायु और विकास के लिए निवेश बढ़ाना, फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फॉर
क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा जारी करी जाती है? जलवायु वित्त पर एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के द्वारा जारी करी जाती है। बस हमको ये देख लेने हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पर अगर क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो अभी जो भी हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो आता है उसका 90% हिस्सा जो है हम अभी समन में यानी कि मिटिगेशन में खर्च करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और बात बताई गई है कि लगभग 16% जो है लागत अभी जो भी पैसा आता है, कुल मिला के ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि अभी जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी फंड्स वगैरह जुटाए जा रहे हैं उसमें से 16% ही ऐसा अमाउंट है जो कम लागत पे आ रहा है, ना कि निम्न ब्याज दर पे आ रहा है, ना कि अभी इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर देखिए बार बार दो शब्द आते हैं, एक है मिटिगेशन और एक है एडॉप्टेशन। मिटिगेशन यानी कि समन और एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो देखिए समन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम जलवायु परिवर्तन या संकट आने से पहले की हम तैयारियां कर रहे होते हैं कि अगर वो संकट आ जाएगा तो उसका हम निपटारा कैसे करेंगे, तो वो समन एक्टिविटीज में आ जाएगा। और जो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं तो हम क्या होता है कि जैसे कि हम पैडी फील्ड्स होते हैं वहाँ से मेथेन ज़्यादा उत्सर्जन होती है और मेथेन जो है वो दूसरी जीएचजी गैस है। तो हम समन में ऐसे उपाय करेंगे कि मेथेन का कम से कम उत्सर्जन हो। और एडॉप्टेशन में हम क्या करेंगे कि हम ऐसे उपाय करेंगे ताकि जो परिवर्तन हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से हम उसके अनुकूल ढल जाएं। जैसे कि फिर हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें हम मोटे अनाज की ओर चले जाएं, मक्के वगैरह की ओर चले जाएं, ताकि वो जलवायु परिवर्तन होता भी है, अगर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव भी आता है, सूखे वगैरह की गतिविधियों के प्रति भी उनमें पर्याप्त रेजिस्टेंस है। तो जो हमारी मिटिगेशन की जो प्रक्रिया है, समन की प्रक्रिया है, उसमें हमने पहले जो चीज़ें आने वाली है उसके लड़ने के लिए हमने पहले ही उपाय किया कि भाई हम इस तरीके उपाय अपनाते हैं कि हम यूरिया का जो है सटीकता से उपयोग करें, या मेथेन का जो सर्जन होता है तो पैडी फील्ड्स में हम इस तरह की प्रणालियां अपनाएं ताकि कम मेथेन का उत्सर्जन हो। और दूसरी चीज़, जब वो परिवर्तन हो जाएगा तो उसके लिए एडॉप्टेशन वाली जो प्रक्रिया है कि एग्रीकल्चर में क्या है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हम मोटे अनाज को अपना लें, वो एडॉप्टेशन की बात करते हैं। तो देखिए ये इसका पहला हिस्सा था। नेक्स्ट जो हमारा हिस्सा है यहाँ से पॉल्यूशन का स्टार्ट होता है। तो अभी देखिए मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। कल जो हमारा जो कल का जो वीडियो होगा उसको हम उसकी लेंथ थोड़ी सी हम ज़्यादा रख लेंगे तो बाकी का हिस्सा कवर करेंगे। थैंक यू।